नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की बगिया का एक नया फूल लेकर। आज के इस सुंदर से हंसते हुए फूल का नाम है क्रिया। क्रिया कुछ नया नहीं है आपके लिए, कुछ नया उपविषय नहीं है। हम कितने ही सालों से क्रिया के भेदों को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आइए एक सरल सी परिभाषा के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जब हम किसी काम को कर रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया क्या कहलाएगी? किसी काम का करना या होना। आप सुन रहे हैं, सुनना क्रिया है। कोई बोल रहा है, बोलना क्रिया है। ये सब क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यदि इस धातु में, जैसे ये शब्द हैं चल, खा, पी, ये सब धातु रूप हैं। अगर ये धातु है, हम इसमें ना प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे चल में यदि मैं ना जोड़ देती हूं तो क्या बन जाएगा? चलना। खा में ना जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? खाना। इसी तरह से यदि हम पी में ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? पीना। ये क्या बन गया? सब ये क्रिया के सामान्य रूप हो गए। सामान्य रूप कैसे बनते हैं? जब हम धातु शब्दों में क्या जोड़ देते हैं? ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तब वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। आगे हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं। आप सभी ने पहले भी पढ़े हैं, फिर से हम एक बार फिर से दोहराई करते हैं अपनी। क्रिया के भेद, पहला है कर्म के आधार पर। सभी जानते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला क्या है? कर्म के आधार पर। दूसरा क्या होता है? संरचना के आधार पर। अब इन दो भेदों के भी आगे कई उपभेद हैं। जैसे कर्म के आधार पर उपभेद कितने हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसी तरह से संरचना के आधार पर कितने उपभेद हैं? 6। कितने उपभेद हैं इसके? 6 उपभेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अंतिम है कृदंत क्रिया। ये 6 भेद संरचना के आधार पर हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद। यानी क्रिया के कुल 2 भेद, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर 2 भेद, कितने? 2 उपभेद कितने हुए? पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर कितने हुए? 6 भेद, सामान्य क्रिया, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और कृदंत क्रिया। ये 6 भेद हमारे किसके हो गए? संरचना के आधार पर। अब सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म हो। ये सब आपको एक चार्ट के माध्यम से इसलिए समझाया गया है क्योंकि आपको आगे ये ध्यान रहे कि जब हम किसी के आधार पर भेद पढ़ रहे हैं तो उसके कितने आगे उपभेद हैं। इनको पढ़ने से याद करने में सरलता होती है। यदि आप अपने किसी भी उपविषय से संबंधित इस तरह का कोई चार्ट बनाकर आप रखते हैं तो उसके उपभेद याद करना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक, कर्म के बिना, अर्थात जिसमें कर्म ना हो। कर्म ना हो, जहां पर कोई कर्म ही नहीं है, जिस पंक्ति में कोई कर्म ही नहीं है, कोई काम होता हुआ ही नहीं दिख रहा है, हो रहा है लेकिन अपने आप हो रहा है, तो वहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया का जब हमें पता करना है तो ये 3 हमारे मुख्य ऐसे
शब्द हैं जिनसे हम किसी क्रिया के सकर्मक या अकर्मक होने का पता कर सकते हैं। पहला शब्द है किसे, दूसरा है किसको और तीसरा है क्या। जब हम इन्हें तीनों शब्दों में से किसी को भी क्रिया के बिल्कुल आगे लगाकर देखते हैं, क्रिया के पहले लगाकर देखते हैं, तो हमें उत्तर यदि मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन यदि हमें उत्तर ही नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। दूसरी विशेष बात है कि कभी भी अकर्मक क्रिया में कर्म कारक का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक कौन सा होता है? जहां पर को विभक्ति लगती है, उसका प्रयोग वहां पर नहीं होता, क्योंकि जब कर्म ही नहीं है तो कर्म कारक का प्रयोग भी नहीं हो सकता। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, चिड़िया उड़ रही है। अब आप कहेंगे कि ये सकर्मक है क्योंकि उड़ तो रही है। अब प्रश्न पूछते हैं, हमें प्रश्न कहां पर पूछना है? क्रिया से पहले। उड़ना भी क्रिया है और ये भी यहां तक हमारी क्रिया जा रही है। यहां पर हमें प्रश्न पूछना है, इस जगह पर हमें क्या लगाना है? किसे उड़ रही है? क्या उत्तर मिला? नहीं मिला। किसको उड़ रही है? उत्तर मिला? नहीं मिला। क्या उड़ रही है? अब उत्तर मिलेगा। क्या मिल गया उत्तर? चिड़िया। लेकिन चिड़िया तो क्या है? कर्ता है, ये क्रिया तो नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो ये किसका उदाहरण हुआ? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हमें प्रश्न क्रिया से बिल्कुल पहले पूछना है। राम नहा रहा है। राम तो कर्ता हो गए, ये क्रिया है हमारी। फिर से प्रश्न लगाएंगे यहाँ पर, क्या नहा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। किसको नहा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। किसे नहा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही अगला उदाहरण है हमारा, रमा सोती है। क्या सोती है? कोई उत्तर नहीं। किसको सोती है? कोई उत्तर नहीं। किसे सोती है? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। सूरज उगता है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अब यहां पर भी कर्म नहीं है, किसी भी तरह से यहां पर कर्म कारक नहीं है। उड़ते हैं, यहां पर आप प्रश्न करेंगे क्योंकि ये क्रिया है। उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। पक्षी कौन हुआ? कर्ता, इसलिए यहां पर कर्म नहीं है। दूसरा क्या है? किसको। किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं है हमारे सामने। तीसरा क्या है? किसे उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये कौन सा उदाहरण हुआ? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया में ध्यान रखिएगा, इन तीन शब्दों से हमें प्रश्न करने हैं, क्या, किसको और किसे। तीन से प्रश्न करेंगे। उसके बाद दूसरी विशेष बात क्या है कि कर्म कारक यानी को विभक्ति का प्रयोग इसमें नहीं हुआ होगा, इसलिए वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। इन्हें पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि क्रिया से बिल्कुल पहले हमें यहाँ पर प्रश्न करना है। पूरा वाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये तीनों शब्द में से कोई भी यहाँ पर लगाकर देख लें, आपको निश्चित रूप से उत्तर कर्म का नहीं मिलेगा। यदि कर्म का उत्तर नहीं आ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कर्म के आधार पर हमारा अगला भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक नाम से फिर से स्पष्ट होता है, स का अर्थ होता है सहित और कर्म यानी कर्म सहित, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसका भी पता हम उन्हीं तीन शब्दों से करेंगे। पहला था क्या, दूसरा किसे और तीसरा किसको, यानी ये तीन शब्द हम फिर से क्रिया के आगे लगाएंगे। इसमें एक सकर्मक क्रिया में विशेष बात यह होती है कि कई बार वाक्य की दृष्टि से कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कई बार को विभक्ति का प्रयोग वहां पर वाक्य में वाक्य की दृष्टि से नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वहां पर आपको कर्म कारक की विभक्ति नहीं दिखाई दे रही तो वो अकर्मक क्रिया है। वहां पर भी सकर्मक क्रिया हो सकती है। आपको कर्म देखना है कि कौन सा कर्म हो रहा है और वो पता लगेगा इन तीन को लगाने के बाद। यदि इन तीन का उत्तर मिल जाता है, उत्तर कर्म होता है, तब वहां पर सकर्मक
क्रिया होगी। आइए हम उदाहरण देखते हैं। राम खाना खाता है, ये हमारी क्रिया है, खाता है यानी क्रिया है ये हमारी। अब क्रिया से पहले हमें इस जगह पर, यहां पर, इस स्थान पर हमें प्रश्न करना है, क्या खाता है? हमें उत्तर मिल रहा है खाना। आप पूरा वाक्य एक साथ मत पढ़ें, आपको क्रिया से पहले प्रश्न करना है, इसलिए केवल क्रिया ही पढ़ें। तो क्रिया के आगे आप इन तीनों में से शब्द लगा लें। क्या खाता है? खाना। किसे खाता है? खाने को। किसको खाता है? खाना। खाने को खाता है। तो यानी हमें तीनों के ही उत्तर यहाँ पर मिल रहे हैं। उत्तर केवल एक है, वो है खाना, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है हमारा, दुकानदार सामान बेच रहा है। बेच रहा है क्या हो गया? क्रिया। प्रश्न यहां पर लगाएंगे, क्या बेच रहा है? सामान। ये आपको उत्तर मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गई? ये हमारा कर्म है, इसलिए ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण है, रोहन गिटार बजा रहा है। क्या बजा रहा है? गिटार। गिटार हमारे पास उत्तर के रूप में आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कर्म है, यही कर्म हो रहा है, यही काम हो रहा है यहाँ पर। माँ फल खरीद रही है। क्या खरीद रही है? फल। इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अब आप देखिए यहाँ पर हर जगह पर कहीं पर भी कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य की दृष्टि से ये वाक्य जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। यदि मैं कहती हूँ राम खाने को खाता है, इसका मतलब ये अशुद्ध वाक्य है, वाक्य की दृष्टि से ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हमने बिल्कुल सही वाक्य क्या होगा? राम खाना खाता है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कई बार हमारा जो अपना आसपास का हमारा वातावरण है, जिस माहौल में हम रहते हैं, वहां हिंदी को बोलने में उच्चारण दोष होता है। हमें नहीं पता होता कब किस वाक्य के साथ हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग लगाना है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, नहीं करना है। कई बार हम अपनी लोकल भाषा के कारण अपने वाक्यों को बोलते चले जाते हैं। जब हम उन वाक्यों को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो वास्तविक रूप में व्याकरण की दृष्टि से वो सारा गलत हो जाता है, क्योंकि व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में कोई भी गलत विभक्ति का प्रयोग, गलत कारक का प्रयोग नहीं हम कर सकते, या किसी भी गलत शब्द का या जो भी हमारे द्विअर्थी शब्द निकलते हैं उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग कर जाते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी लोकल भाषा की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे आड़े आ जाती हैं। हम उसको सही ढंग से वाक्य को समझ नहीं पाते या सही ढंग से बोल नहीं पाते। वो व्याकरणिक अशुद्धियों में गिना जाता है, और व्याकरणिक अशुद्धियां नियमानुसार गलत होती हैं। इसलिए आप अपने किसी भी भेद को पहचानने में, यदि अपने किसी लोकल शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप नहीं पहचान पाएंगे, उन्हें नियमानुसार ही पहचाना जा सकता है। अब सकर्मक क्रिया के हमने उस चार्ट में देखे थे कि आगे दो भेद और हैं। सकर्मक क्रिया के आगे दो उपभेद और हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा आता है द्विकर्मक क्रिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम सकर्मक क्रिया के अगले दो उपभेदों के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोनों एक कर्मक, अर्थात जिसमें क्या हो? एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो। द्विकर्मक क्रिया में द्वि यानी दो, जिसमें क्या हो? दो कर्म हो। अब यहाँ पर भी हमें एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया का पता कैसे लगाना है? जो तीन शब्द हमारे पास थे, क्या, किसे और किसको, यही शब्द हम लगाएंगे और इन्हीं के आधार पर ही हम एक कर्मक और द्विकर्मक में भेद कर पाएंगे। लेकिन हमें ये दोनों ही शब्दों को सही लगाना आना चाहिए। चलिए उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है मोहन आम खाता है। अब ये हमारी क्रिया है, हमें प्रश्न कहाँ करना है? यहाँ पर करना है।
यहां पर। अब एक कर्मक और द्विकर्मक की पहचान का तरीका क्या है कि जो 3 शब्द हमारे पास हैं, क्या, किसे और किसको, यदि उसमें से किसी एक का हमें उत्तर मिलता है तब वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। यदि 2 का अलग अलग उत्तर आ रहा है तो द्विकर्मक क्रिया होगी। चलिए इसी को पहचानते हैं। मोहन आम खाता है क्रिया है। यहां पर हमने प्रश्न किया क्या खाता है, आम। किसको खाता है, आम को। किसे खाता है, आम। ठीक है, तो हमें उत्तर केवल एक ही मिल रहा है, यानी यहाँ पर केवल एक ही कर्म है और वो है आम, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरे की हम बात करते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्रिया हो गई, वही प्रश्न हमने यहाँ पर किया, किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक ही कर्म हमारे सामने है, वो बच्चों को है। तीसरे की हम बात करते हैं, माँ बालक को सुला रही है। सुला रही है क्रिया हो गई हमारी। किसको सुला रही है, बालक को। हमारे पास केवल एक ही कर्म का उत्तर फिर से आ रहा है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, एक कर्मक क्रिया है। अब हम द्विकर्मक पर चलते हैं, यानी हमारे सामने 2 कर्म आने ही चाहिए तभी वो द्विकर्मक का उदाहरण होगा। तो पहला उदाहरण है हमारे सामने, माँ बच्चे को सेब खिलाती है। अब क्रिया क्या है हमारी, खिलाती है। ये यहाँ पर हमने प्रश्न किया, हमने क्या शब्द पूछने थे, क्या, किसे और किसको। क्या खिलाती है, सेब। किसको खिलाती है, बच्चे को। ये 2 उत्तर हमारे सामने अलग अलग हैं, तो जब हमारे सामने 2 कर्म दिखाई दे रहे हैं तो वो द्विकर्मक का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दादाजी पक्षियों को दाना देते हैं। अब देते हैं क्रिया है, प्रश्न कहां करेंगे, देते हैं के आगे। यहां पर हमने प्रश्न किया क्या देते हैं, दाना। किसको देते हैं, पक्षियों को। तो ये जो हमारे सामने आया, ये क्या हुआ, ये एक कर्म हो गया, ये एक कर्म और हो गया, तो क्या हो गया, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं, श्याम हाथी को गन्ना खिला रहा है। खिला रहा है क्रिया। यहां पर फिर से हमने प्रश्न किया क्या खिला रहा है, गन्ना। किसको खिला रहा है, हाथी को। अब यहाँ पर फिर से 2 हमें अलग अलग उत्तर मिले हैं, क्या पूछने पर गन्ना मिला है और किसको पूछने पर हमें, या किसे पूछने पर हमें हाथी मिला है। तो इसका अर्थ जब हमारे प्रश्न करने पर 2 अलग अलग हमें कर्म दिखाई दे रहे हैं, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। तो आइए अब हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा है आज के कालांश में। आज का हमारा क्या था कि हमने क्रिया पढ़नी थी, क्रिया के भेद पढ़ने थे, और क्रिया के भेद में भी सिर्फ सकर्मक क्रिया, सिर्फ कर्म के आधार पर क्रिया हमने ली है। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी सारी कैप कर लेते हैं हम लोग। क्रिया काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा, क्रिया का सामान्य रूप कहलाएगा। जैसे खाना, खा जमा ना कर दिया हमने तो क्या बन गया, खाना बन गया। अब क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद हैं, पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर आगे 2 उपभेद हैं, पहला कौन सा है, अकर्मक क्रिया, और दूसरा है हमारे पास सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 उपभेद हैं, पहला एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर हमारे पास क्रिया के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 6 भेद में पहला आता है सामान्य क्रिया, दूसरा आता है नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और आखिरी आता है हमारे पास कृदंत क्रिया। आज के कालांश में आज हमने केवल कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए हैं। अगले दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। आशा है आप
सभी को एक कर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक अकर्मक क्रिया में अब कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे विचार से आप सभी को ये क्रिया का उपविषय अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो अपने कमेंट जरूर करें।